दिसंबर 1971 में ही पाकिस्तान को यह महसूस हो गया था कि पूर्वी पाकिस्तान का पतन आसान है। पूर्व में यानी आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को रोकने में असमर्थ हो चुकी थी। इसी वजह से पाकिस्तान ने पश्चिम में सैन्य कार्रवाई के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने की रणनीति बनाई। लेकिन भारत तो भारत है। भारतीय सेना को पाकिस्तान के इस रणनीति के बारे में पहले से ही महसूस हो गया और भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऐसी रणनीति बनाई कि पाकिस्तान न केवल पश्चिम में हारा बल्कि वह पूर्व में भी हार गया। और इस हार की वजह से 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण किया, जबकि पश्चिम में 15,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया भी पाकिस्तान ने खो दिया। हालांकि युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान के जीते हुए क्षेत्र और युद्ध बंदियों को पाकिस्तान को वापस कर दिया, मगर विश्व के इतिहास में किसी सेना के सामने 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण करना ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही शायद कभी होगा। तो आज का इस वीडियो में हम भारतीय सेना के उसी रणनीति के बारे में जानेंगे जिससे पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने झुकने पर मजबूर हो गई थी। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे विनती है कि अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखें। हमने उस वीडियो में बताया है कि कैसे भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी और पाकिस्तानी वायुसेना कुछ नहीं कर सकी थी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इस वीडियो के खत्म होते ही आपके स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। जालंधर और जम्मू कश्मीर के बीच का राजमार्ग जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, मगर हिमालय के उन मुश्किल रास्तों से सैन्य कार्रवाई करना काफी मुश्किल भरा काम है। इसलिए पाकिस्तानी रणनीति यह थी कि पहले जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने वाली राजमार्ग पर कब्जा कर लिया जाए और फिर जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया जाए। योजना के अनुसार पाकिस्तानी क्षेत्र सकरगढ़ से एक सैन्य अभियान के माध्यम से मार्ग पर कब्जा करने की थी। उन्होंने यह सोचा कि वह सियालकोट सैन्य अड्डे से आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान ने सियालकोट सैन्य बेस से अपने सेना के 3 डिवीजन, टैंक, तोपखाने और रिजर्व सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी को इस राजमार्ग पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगे भेजा। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस चाल को भांपते हुए एक ऐसी योजना बनाई कि पाकिस्तानी फौज कुछ नहीं कर सकी। पाक सेना के सबसे आगे वाले डिवीजन को यह आदेश दिया गया था कि वह गोलियां दागते हुए आगे बढ़े। 3 पैदल सेना डिवीजन और 2 टैंक ब्रिगेड, आर्टिलरी ब्रिगेड के अलावा एक इंजीनियर ब्रिगेड को भी इस काम के लिए तैनात किया गया था। भारतीय सेना पाकिस्तानी सीमा में ना घुस जाए, इस डर से पाक सेना ने अपने सीमा में पड़ने वाले नदियों के पुल को नष्ट कर दिया और साथ ही उस क्षेत्र में लैंड्समाइन बिछा दिया। अब भारतीय ब्रिगेड का पहला काम बिछाए गए लैंड्समाइन को बेअसर करने के अलावा नदियों पर तेजी से पुल का निर्माण करना भी था, ताकि पाक फौज को पहले ही रोका जा सके। लेकिन इतने कम समय में सभी लैंड्समाइन को ढूंढकर हटाना असंभव सा था। लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर टैंक कमांडर लेफ्टिनेंट हनुज सिंह ने, जो अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए लैंड्समाइन की परवाह किए बगैर अपने टैंक के साथ नदी पार करने का फैसला किया। सौभाग्य से वह बिना किसी नुकसान के नदी पार करने में कामयाब हो गए। आगे बढ़कर सिंह ने अपने सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया। कुछ देर आगे बढ़ते ही भारतीय सैनिकों का सामना पाकिस्तानी फौज से हो गया, जो पैटर्न जर्मन टैंक के साथ थे। इसके बाद भारतीय टैंकों के सामने पाकिस्तानी टैंक कहीं नहीं टिक सके। भारत पाकिस्तान के इस टैंक युद्ध में पाकिस्तान के 45 से अधिक पैटर्न टैंक नष्ट हो गए, तो वहीं भारत ने 10 टैंकों को खो दिया। इस युद्ध में भारत के कई वीर सपूतों ने अपने जान की आहुति अपने वतन की हिफाजत के लिए दे दी। उन्हीं वीर सपूतों में से एक युवा टैंकमैन अरुण खेतपाल थे। लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के तरफ से उनके टैंक को काफी ज्यादा क्षति पहुंची थी। बावजूद इसके भारत का यह वीर अपना टैंक छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। अपनी क्षतिग्रस्त हुए टैंक के साथ ही भारत के इस वीर ने पाकिस्तानी टैंकों का डटकर सामना किया। भारत के इस माटी के लाल ने शहीद होने से पहले 10 पाकिस्तानी टैंकों को तहस नहस कर दिया। जहां एक तरफ 2 देशों के टैंकों के बीच घमासान युद्ध चल रही थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रही थी। जहां पाकिस्तान यह चाहता था कि सियालकोट से जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया जाए, वहीं उसका यह दाव उसी पर भारी पड़ गया था। 16 दिसंबर तक भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान में 15,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना इस युद्ध में सियालकोट और लाहौर तक पहुंच गई थी। जहां एक तरफ भारतीय सेना पश्चिमी पाकिस्तान के इतने अंदर तक घुस गई थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में भी एक बड़े हमले को अंजाम दे रही थी। और तो और भारतीय वायुसेना और नौसेना भी पाकिस्तान के नाक में दम
किए हुए थे, लेकिन फिर भी भौगोलिक परिस्थिति के कारण भारतीय अभियान धीमा था और यही वजह थी कि भारत को ढाका को पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर करने के लिए कई हफ्तों का समय लगा। बाद में भारत ने यह महसूस किया कि अगर युद्ध और जारी रहा तो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ सकता है और तो और यह बांग्लादेश के अस्थायी मुक्ति के खिलाफ भी जाएगा। तब भारत ने ढाका को नियंत्रण में लाने के लिए पैराट्रूपर को जिम्मा दिया। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश नदियों का देश है। पैराट्रूपर का काम ब्रह्मपुत्र नदी पर बने पुगली पुल पर कब्जा करना था। भारतीय पैराट्रूपर के पुल पर कब्जा करते ही ढाका में भारतीय सेना से लड़ने वाली पाकिस्तानी सेना की आपूर्ति पूरी तरह खत्म हो गई, जिसके बाद ढाका में पाकिस्तानी फौज चारों तरफ से घिर चुकी थी। जब पाकिस्तानी सेना को यह महसूस हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी पाकिस्तान तक वह घिर चुके हैं, तब पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल नियाजी समेत लगभग 1 लाख सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ भारत ने पाकिस्तान के सभी मंसूबों पर पानी फेरकर उसके 2 फाड़ कर दिया। लेकिन 1971 का युद्ध जीतने के बाद भी भारत की चुनौतियां कम नहीं हुई थी दोस्तों। युद्ध शुरू होने से पहले ही स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले शेख मुजीबुर रहमान को देशद्रोह के आरोप में पश्चिमी पाकिस्तान में कैद कर लिया गया था और मौत की सजा भी सुना दी गई थी। अगर उसे रिहा नहीं किया जाता तो बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया जाता। इससे केवल भारत का ही नुकसान होता। इसके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान में फंसे 2 लाख से भी ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना भी भारत की जिम्मेदारी थी और यही दोनों काम करने के लिए भारत को 2 बड़े समझौते करने पड़े और यह समझौता था युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई और भारत द्वारा पाकिस्तान के भूमि की रिहाई। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करने और इसे अस्थायी रूप से हल करने के सुनहरे अवसर से चूक गया। लेकिन भारत अगर बांग्लादेश के हितों की रक्षा करने के नाम पर युद्ध के अंत में अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो दुनिया का जो भारत पर विश्वास है वह भारत खो देता और यह भारत के यश पर एक कलंक साबित होता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को उस समय पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि भारतीय सैनिकों का पराक्रम पूरा भारत जान सके। तो शेयर जरूर करें दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, इसका पहला पार्ट देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।